एक ऐसी कहानी जो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सी गई थी। एक ऐसी जगह की कहानी जहां ज्ञान एक जलती हुई मशाल की तरह था। एक ऐसी मशाल जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। ये कहानी है नालंदा की। तो चलिए नालंदा की इस अमर कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं। अच्छा, आजकल जब भी दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा केंद्रों की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यही है आज के बेंचमार्क। लेकिन जरा सोचिए, इनसे भी सदियों पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो न सिर्फ इनसे कहीं ज्यादा विशाल था, बल्कि शायद दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा की। नालंदा की कहानी शुरू होती है भारत के उस स्वर्ण युग से, जब कला, विज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर थे। बात है 5वीं शताब्दी की, जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इस महान ज्ञान केंद्र की नींव रखी थी। अब सवाल ये है कि ये कितना बड़ा था। इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि जब ये अपने शिखर पर था तो यहाँ 10,000 से भी ज्यादा छात्र एक साथ पढ़ते थे। 10,000। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए करीब करीब 2,000 शिक्षक थे। ये अपने आप में एक पूरा शहर था, एक ऐसा शहर जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को समर्पित था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये विश्वविद्यालय लगभग 800 सालों तक लगातार ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा। जरा सोचिए, 800 साल! राजा बदले, वंश बदले, लेकिन नालंदा को समर्थन हमेशा मिलता रहा। ये एक ऐसी स्थिरता थी जो इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलती है। 7वीं सदी के एक चीनी विद्वान थे ह्वेन त्सांग। वो यहाँ एक छात्र और शिक्षक दोनों बनकर रहे। उन्होंने लिखा है कि नालंदा का माहौल कैसा था। उन्होंने बताया कि यहाँ दिन रात 24 घंटे विद्वानों के बीच ज्ञान पर बहसें होती थीं। मतलब एक जिंदा, धड़कता हुआ बौद्धिक माहौल। लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई का केंद्र था। तो क्या ये बात सच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध दर्शन बेशक एक बहुत जरूरी हिस्सा था, लेकिन यहाँ सिर्फ उतना ही नहीं था। सोचिए, यहाँ गणित पढ़ाया जाता था, तारों का विज्ञान यानी खगोल विज्ञान था, जीवन का विज्ञान आयुर्वेद था, तर्कशास्त्र था, व्याकरण था और न जाने कितने ही तरह के दर्शन पढ़ाए जाते थे। ये उस दौर की बौद्धिक स्वतंत्रता का शायद सबसे बड़ा प्रतीक था। नालंदा का बौद्धिक स्तर क्या था, इसका अंदाजा तो बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि महान आर्यभट्ट, जी हाँ, वही आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया, वो भी कभी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख हुआ करते थे। पर नालंदा की असली आत्मा, उसकी जान बसती थी उसके पुस्तकालय में, जिसे एक खास नाम दिया गया था, धर्मगंज। इसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना। और ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी। इसमें 3 विशाल कई मंजिला इमारतें थीं, रत्नोधी, रत्नसागर और रत्नरंजक। कहा तो ये भी जाता है कि इनमें से एक इमारत, रत्नोदधी, 9 मंजिला थी, जिसमें लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां रखी हुई थी। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी के अंत में इतिहास ने एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। मध्य एशिया से आए तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के हमले ने ज्ञान के इस महासागर को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अब इसके पीछे की एक कहानी बहुत सुनाई जाती है, हालांकि इतिहासकार इसकी सच्चाई पर पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। कहानी ये है कि खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। जब उसके अपने हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए तो उसे नालंदा के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने को कहा गया। पर खिलजी ने शर्त रखी कि वो किसी काफिर की दवा नहीं खाएगा। तब आचार्य ने क्या किया? उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया। खिलजी कुरान पढ़ते पढ़ते ठीक हो गया, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वो शुक्रगुजार होने की बजाय ईर्ष्या से भर गया और ज्ञान की श्रेष्ठता से पैदा हुई जलन की आग में उसने सब कुछ जला डालने का आदेश दे दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, नतीजा बहुत भयानक था। फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि नालंदा का वो महान पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। सोचिए, सिर्फ किताबें नहीं जल रही थीं, बल्कि पूरी मानवता की हजारों साल की बौद्धिक विरासत उस आग में जल रही थी। एक ऐसा धुआं जो आज भी इतिहास में महसूस होता है। और इस तरह नालंदा एक वीरान खंडहर में बदल गया। लगभग 600 सालों तक दुनिया उसे भुलाए रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद
राख से दोबारा उठ खड़ा होना नालंदा की नियति में ही लिखा था। सदियों बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं ने इन खंडरों को फिर से दुनिया के सामने रखा, लेकिन इसे फिर से एक जिंदा संस्थान बनाने का सपना देखा 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और आखिरकार 800 साल के लंबे इंतजार के बाद 2014 में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना पहला सेशन शुरू किया और 2024 में इसके नए भव्य परिसर का उद्घाटन भी हुआ। और ये जो नया कैंपस बना है ना, ये कमाल का है। ये प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़ता है। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब इसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बनाया गया है, जहां सौर ऊर्जा और जल के दोबारा इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। आज का नालंदा अतीत की हूबहू नकल नहीं है, बल्कि आज यहाँ उन विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है जो हमारी आज की चुनौतियों के लिए जरूरी है, जैसे कि ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और हाँ, बौद्ध दर्शन। तो नालंदा की ये पूरी यात्रा एक शानदार उदय, एक विनाशकारी पतन और फिर एक प्रेरणा देने वाला पुनर्जन्म, ये हमें आखिर सिखाती क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि ज्ञान की शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। इमारतें गिराई जा सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन सच को जानने की जो इंसानी इच्छा है, जो प्यास है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो सवाल यही उठता है कि आज की इस बटी हुई और जटिल दुनिया में क्या हम नालंदा की उस पुरानी भावना से कुछ सीख सकते हैं? वो भावना जहां अलग अलग संस्कृतियां और विचार सिर्फ एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवाद और तर्क के लिए एक साथ आते थे। क्या नालंदा की यही भावना आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती है?